everyone, welcome to Sleepy Classes and a very good morning to all of you. The 22nd August 2025 के न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द करंट अफेयर डिस्कशन आज हम करेंगे। सोर्स की बात करें तो द हिंदू से ही सारे के सारे यहाँ पर आर्टिकल्स लिए गए हैं जो कि आपकी न्यूज़ से एंड उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, राइट। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो करंट अफेयर्स होंगे दे आर सिंपल, कुछ ऐसा नहीं है, ज़्यादातर फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो जैसी न्यूज़ होगी यहाँ पर उससे जुड़ा जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। देन डल लेक होस्ट फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स विद एन आई ऑन ओलंपिक्स। तो इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम डिराइव करें, सो अब आपने देखा होगा कि लेटेस्ट हमारे पास स्पोर्ट्स बिल भी आया है ना। उसके अलावा इंडिया जो है अब ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए यहाँ पर चाह भी रख रही है। ये टाइम एंड अगेन हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, है ना। तो उसी की आड़ में अब कुछ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए ना, कुछ तो दुनिया को यहाँ पर दिखना चाहिए। तो खेलो इंडिया जो इनिशिएटिव है 2017-18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जस्ट टू स्पोर्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। तो सिमिलर तरीके से वाटर स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली डल लेक को चूज किया गया एंड उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो डल लेक है वो सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस एज वेल एज वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस रिक्वायर होती है सेम जो कि यूरोप में अवेलेबल होती है, ठीक है। वैसा सा आपको एटमॉस्फेयर, वैसा सा आपको आप वातावरण कह सकते हो ओवरऑल फॉर द प्लेयर्स एज वेल, एथलीट्स एज वेल, ठीक है। या फिर जो बाकी अब यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द वाटर करंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सो अगर हम मेजरली यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ 44 एथलीट्स भेजे हैं, फॉलोड बाय हरियाणा 37, ओडिशा 34 एंड केरला 33, ठीक है। सेम सेटिंग एज इन यूरोप यहाँ पर डल लेक ऑफर करती है। सो अब टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने बोला कि वाटर स्पोर्ट्स जो है दे हैव 16 मेडल्स इन द ओलंपिक्स। बट यहाँ पे अगर हम मेडल्स की बात करें वाटर स्पोर्ट्स को लेकर विद रिस्पेक्ट टू खेलो इंडिया मूवमेंट, 409 एथलीट्स जो है वो 24 गोल्ड मेडल्स के लिए यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज के लिए शुरुआत जो हो चुकी है उसके लिए खेलेंगे, ठीक है। एंड 409 पार्टिसिपेंट्स टोटल आए हैं जिसमें से 202 जो हैं फीमेल हमारे पास एथलीट्स है। तो अब हमारे पास ना एक खेलो इंडिया के लिए इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो फर्स्ट कंसोलिडेटेड ओपन एज कैटेगरी चैंपियनशिप है। ओपन एज चैंपियन जो कैटेगरी है हमारे पास, एज का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा, जहाँ पे 14 कायाकिंग एंड कैनोइंग इवेंट्स होंगे, 10 रोइंग इवेंट्स होंगे जो कि अब ओलंपिक इवेंट्स के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, आप कह सकते हो कि सेम तरह के यहाँ पर ओलंपिक्स में गेम्स होते हैं जो कि यहाँ पर भी अब कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों की दोनों इमेजेस जो हैं यहाँ पर द हिंदू में रिलेट कर रहे हैं खेलो इंडिया के साथ। देन consider the following statements. The Khelo India initiative was launched in 2017-18. The Khelo India Beach Games were held in Goa in May 2025. Which of the statements above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, ठीक है। मैंने कहा था ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगी। 17-18 जो है इसमें अब लॉन्च किया गया था, बट ये गोवा में नहीं, यहाँ पर दीव में ऑर्गेनाइज किया गया था इन द ईयर ऑफ 2025। मंथ कौन सा था हमारे पास? मई। तो आपके पास यहाँ पर आपको बता दिया गया 2017-18 में लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड दमन एंड दीव में स्पेसिफिकली मई के अंदर ये जो बीच गेम्स है वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी। देन नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड टू रेट जीएसटी स्ट्रक्चर गेट्स जीओएम्स नॉट अवेट्स काउंसिल्स अप्रूवल। तो अब ये जीओएम क्या है? हमारे पास ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ऑन रेट रैशनलाइजेशन। तो रेट रैशनलाइजेशन के बेसिस पे हमें पता है कि हमारे पास जो जीएसटी है उसके अंदर अब जो 18% एंड 5% वाला जो स्लैब है वही एग्जिस्ट करने वाला है ना। तो मैक्सिमम जो 28% वाला जीएसटी का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था, जो आइटम्स उसके अंदर फॉल करती थी, वो या तो 18% के अंदर चली जाएंगी या एक स्पेसिफिक हमने जो सिन गुड्स की बात की थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, वो 40% वाला स्पेसिफिक अब यहाँ पर बार ऐड किया जाएगा, है ना। बट वो स्पेसिफिकली सिन गुड्स के लिए होगा, बट मेजॉरिटी में 5% एंड 18% होंगे यहाँ पर, है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली 12% वाला स्लैब हमारे पास अब नहीं एग्जिस्ट करेगा और 28% वाला स्लैब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो अब हमारे पास ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो बोल दिया कि रेट रैशनलाइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है, बट अभी हमारे पास जो जीएसटी काउंसिल है उसकी अप्रूवल आना यहाँ पर बाकी है। तो और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो सरकार यहाँ पर क्या करना चाह रही है कि जितने भी हाउस होल्ड्स है ना उनको मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर जीएसटी देना पड़े, दैट इज 5% के स्लैब में मैक्सिमम जितने भी यूटिलाइजेशन वाले डेली रूटीन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पहले दूसरी कैटेगरीज में आते थे, जो कि हमने बहुत पहले जून में आई गेस न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने शैम्पू की बात की थी, टूथपेस्ट की बात की थी, जो कि या तो 18% वाले स्लैब में आते हैं या 28% वाले स्लैब में आते थे, ठीक है। तो हो सकता है वो 5 या अब कह सकते हो कि वापस 18 से 5% वाले स्लैब में यहाँ पर सरकार कोशिश करे एज पर द कंज्यूमर्स डिमांड।
ठीक है, या सीपीआई का जो डेटा आएगा उसके बेसिस पे क्या गुड्स आ रहे हैं, क्या कंज्यूम हो रहे हैं, क्या नहीं, क्योंकि हमें पता है सीपीआई के डेटा के अकॉर्डिंग जो फूड है उसकी डिमांड जो है रिलेटिवली कम होती जा रही है, यानी कि चेंज इन कंज्यूमर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। देन जीएसटी काउंसिल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, तो जीएसटी काउंसिल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो एक तरह से रेपिटेटिव क्वेश्चन है बट उसका फ्रेम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं उसका इसका आंसर पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है, जो नए बच्चे आए हैं यहाँ पर, उसे दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कौन से मेंबर्स जीएसटी के अंदर यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में नहीं होते हैं। The Union Finance Minister, the Prime Minister of India, the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance, the Minister in charge of Finance or Taxation or any other minister nominated by each state government। तो कितने मेंबर्स यहाँ पर, कौन से मेंबर जो है यहाँ पर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये सब डिटेल में आंसर पढ़ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में जो पीडीएफ शेयर होगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ आंसर क्या है। एज पर आर्टिकल 279A सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जीएसटी काउंसिल में फॉलोइंग मेंबर्स होंगे, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस होगा, ठीक है, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, देन एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट where there is a proclamation of emergency under article 356 of the constitution of India, वो भी जीएसटी काउंसिल के तहत यहाँ पर वहाँ एक तरह से नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट की तरफ से जाएंगे, जो कि गवर्नर यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। तो हो सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लिया जाए यही स्टेटमेंट बना के कि कौन सा आर्टिकल के तहत, या 356 में से चलो पता होता है कि क्या गवर्नर कर सकते हैं नॉमिनेट किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, सो जो कि अब प्रेसिडेंट रूल के अंडर यहाँ पर रूल हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है। सो नेक्स्ट, एंश्योर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ्स आरजीआई टू स्टेट्स। तो आरजीआई क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो सारा सेंसस कंडक्ट इनके अंडर ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये ऑपरेट करते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि अभी का प्रोटोकॉल यही कहता है कि जो हॉस्पिटल्स है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं, उनको यहाँ पे ड्यूटी होती है कि कोई भी अगर बर्थ है, कोई भी अगर डेथ है, तो विद इन 21 डेज उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। कि पहले तो हम मान के चल सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ये लेबरस या लेबोरियस काम हुआ करता था, क्योंकि आपको फिजिकली यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती थी। बट अब के टाइम में अगर हम देखें, ठीक है, कि हमारे पास तो ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, फिर भी इसके अंदर थोड़े से डिले देखने को मिल रहे हैं या थोड़ी से डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही हैं। एंड ये रजिस्ट्रेशन डेथ की या बर्थ की हमारे पास जो है एक्ट कौन सा है, दैट इज 1969 का बर्थ एंड डेथ्स एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट, सेक्शन कौन सा है, 8(1) सब क्लॉज बी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट में अब आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारे पास इंटेंसिव रिवीजन हुई बिहार के अंदर, है ना, तो वहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका एक तरह से प्रूफ था कि आप सिटीजन हो इंडिया के या नहीं हो। ठीक है, सो अब अगर जो व्यक्ति जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है बर्थ एंड डेथ की, तो ये डिस्क्रिपेंसी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उनकी सिटीजनशिप के ऊपर आने वाले टाइम में भी हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट को आप इसके इंटेंसिव रिवीजन के साथ भी जोड़ सकते हो इन दैट पोजीशन। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि जो डेटाबेस है आरजीआई का, दैट कैन बी यूज टू अपडेट इलेक्टोरल रोल्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड राशन कार्ड्स। तो अब जितनी भी स्कीम्स हैं उनका भी आपको यहाँ पर इसी वजह से हेल्प मिल सकती है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, या सिंगल चाइल्ड अगर अवेलेबल है पेरेंट्स की, सिर्फ सिंगल चाइल्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको यहाँ पे कॉम्पनसेशन मिलना है सरकार की तरफ से, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अधीन भी अगर होता है सब कुछ, तो ये सभी के लिए यहाँ पर बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सभी के पास होना जरूरी है। एंड अगर किसी के पास नहीं है तो ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैं जनरल ऑडियंस को देना चाहती हूँ कि प्लीज जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, सो आप रजिस्टर करवा सकते हो हॉस्पिटल से जाके, या तो निकलवा सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट। देन अब हमारा सवाल क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मदर टंग सर्वे, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हाउसिंग इन पॉपुलेशन सेंसस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन आपको इसीलिए नन ऑफ द अबव इसलिए दिया गया कि आपको पता लग जाए कि फंक्शंस क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही ऑपरेट करता है। आरजीआई का क्या काम है, हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस भी यही देखते हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट जो यहाँ पर या उसके लिए सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो यही देखते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए यही है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जहाँ पे लार्ज स्केल सैंपल सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं वाइटल इवेंट्स को लेकर, ठीक है, हाफ ईयरली बेसिस पे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो कि सर्विस होते हैं यहाँ पर कंडक्ट, न्यूज़ में भी आते रहते हैं टाइम एंड अगेन, है ना। जहाँ पे अभी हमने रिसेंट क्या देखा है कि फर्टिलिटी रेशो की बात की थी, तो इंडिया की, है ना, रिप्लेसमेंट जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं 1.9% हो गया, तो वो इन्होंने ही किया था। देन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मदर टंग सर्वे, ये यही कंडक्ट कराते हैं।
देन असम विल होल्ड फर्स्ट टाइम आधार फॉर एडल्ट्स, कि कोई भी व्यक्ति जो अब 18 साल का है, ठीक है, विल नॉट गेट फर्स्ट टाइम आधार कार्ड्स इन असम। तो ये स्पेसिफिकली 18 ईयर्स की एज क्यों स्पेसिफाई की गई? एक तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाता है कि हम बोल देते हैं ना कि राइट टू वोट मिल गया आपको, है ना, तो राइट टू वोट भी क्या, अगर हम देखा जाए तो हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो एडोलेसेंस से मैच्योरिटी की तरफ आ जाता है जब वो 18 साल का हो जाता है। तो 18 साल से पहले जितनी बार भी आपका आधार कार्ड होता है ना, वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है। पहले आपका बाल आधार होता है, फिर 15 साल तक के लिए आपका आधार कार्ड अलग से होता है, क्योंकि आपको फोटोग्राफ्स कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे चेंज करानी पड़ती हैं। 18 साल के बाद आपकी कोई भी इमेज हो, 18 या 18 साल के बाद कोई भी फोटोग्राफ वगैरह हो, तो आपको यहाँ पर चेंज कराने की जरूरत नहीं होती, है ना। एंड ये यहाँ पर इसीलिए किया गया है क्योंकि माना ये जा रहा है कि असम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पर भाग कर आए हैं, है ना, बीट कोई भी रीजन हो। तो अब उनको अगर आधार मिल जाता है तो एक तरह से वो कह सकते हो कि आप अपने आप को अगर आगे आने वाले टाइम में, अभी तक तो आधार को अगेन, अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देखना, दो चीज़ें हैं कि इंटेंसिव रिवीजन जो है पहले बिहार में हुई, उसके बाद माना जाना ना कि अब असम के अंदर की जाएगी, है ना। तो अब एनआरसी की भी बात करते हैं, रजिस्टर अगर मेंटेन करना, तो उसके लिए भी यहाँ पर सरकार क्या चाहती है ना, कि हमारे पास वही व्यक्ति हो जो कि इंडिया के अंदर यहाँ पर रिजाइड करते हैं, इंडियन सिटीजन हो। एंड ऑटोमेटिकली अगर हम असम की बात करते हैं तो 103% यहाँ पे आधार की सैचुरेशन हो चुकी है। 3% से तो एक्स्ट्रा ऑलरेडी है ही, है ना। आधार तो टोटली अगर अभी तक हम माने हर एक पॉपुलेशन के पास नहीं पहुंचा है, तो क्योंकि असम जैसे यहाँ पर जो स्टेट है वहां पर हमारे पास ट्राइबल्स भी रहते हैं, मे बी उनका आधार अभी नहीं है, तो सैचुरेशन से तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आधार इश्यू हुए हुए हैं, है ना। मतलब कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं ही, है ना, कि जो बाहर से आए हैं बट उनके पास आधार है यहाँ पर। तो इसीलिए अब पहले जो आधार है उनके ऊपर रिवीजन किया जाएगा, उसके बाद ही 18 साल के बाद वाले जो व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी सिटीजनशिप के बेसिस पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको आधार इशू करवाया जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अब क्या है कि रिवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि एक प्रिकॉशन की तरह उसको, ताकि एलिमिनेट किया जाए या रिड्यूस किया जाए चांसेस के इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं स्पेसिफिकली बांग्लादेश से, उनको निकाला जा सके वापस, उनको उनके देश वापसी यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। अब ये जो रूल्स है रिलैक्स किए गए हैं एससीज एंड एसटीज के लिए एंड टी गार्डन वर्कर्स के लिए फॉर अ ईयर फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लागू होगा। बट यहाँ पर 3-4 ऐसे कैटेगरीज है जिनको रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है, कि उन्होंने यही बोला कि वी हैव बीन इंटरसेप्टिंग के बांग्लादेशी नेशनल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली ओवर द ईयर विद इन 7 ऑफ देम पुश्ड बैक येस्टरडे, उनको वापस भेजा गया है, ठीक है। वी आर नॉट श्योर कि हम 100% सक्सीड कर पाएंगे ऐसे लोगों को कैच करने के लिए, बट एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए। तो अब इंसिस्ट क्या किया गया कि ही डिसाइडेड, कि अब ही इंसिस्टेड, कि हम सीएम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ही इंसिस्टेड कि जो डिसीजन है इज पार्ट ऑफ स्टेट्स बिड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग इलीगल सिटीजनशिप इन इंडिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्पेशल जो ब्रांच है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा है। हमारे पास स्टेट पुलिस होगी, फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स एंड अदर एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कंसर्न टू आधार जो हैं वो केसेस वहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो भी फर्स्ट हैंड डीलिंग है वो वही करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, आधार कैन बी यूज एज अ परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस। सेकंड, आधार नंबर इज डिवॉइड ऑफ एनी इंटेलिजेंस, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप आधार अगर यूज कर रहे हो तो आप अपना परमानेंट एड्रेस की तरह उसको यूज कर सकते हो, तो परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस की तरह भी तो यूज कर सकते हो। डिवॉइड है ऑफ एनी इंटेलिजेंस, किसी तरह की इंटेलिजेंस इसमें थोड़ी ली गई है आपसे कि आपके जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है यहाँ पर वो सब कुछ की जाएगी, यहाँ पे इंटेलिजेंस के लिए थोड़ा इसको यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जस्ट एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि कौन से व्यक्ति इंडिया के अंदर रिजाइड करता है एंड कौन यहाँ पर हमारे पास रेगुलर रेजिडेंट यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, इन टोटल हम कह सकते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया वैसे जनरल वर्ड है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो है, ठीक है। सो यहाँ पे किस तरह के इंटेलिजेंस या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसा डेटा जो कि कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, वो डेटा कलेक्ट आधार नहीं करता, और एक आधार ही हर एक व्यक्ति को फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ वही नंबर चलेगा, तो कोई यहाँ पर डुप्लीकेशन का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से ऑनलाइन ये रिपोजिटरी ही रखी जा रही है कि यूनिक नंबर के साथ हर एक व्यक्ति की जो कि इंडिया में यहाँ पर रिजाइड कर रहा है, ठीक है। एंड सिटीजनशिप के लिए तो बेसिकली मानते ही हैं। देन स्वीडन टू होस्ट नेटो ट्रूप्स लॉजिस्टिक्स बेस, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो स्वीडन जो कि एक नॉर्डिक कंट्री है जिन्होंने 2 डेकेड्स तक यहाँ पर बोला था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने वाले यहाँ पे मिलिट्री को लेकर, बट रिसेंटली जैसे कि यूक्रेन को यहाँ पर देख रहे हैं कि रशिया ने इन्वेड करने की कोशिश की है, तो स्वीडन भी डर गया है एंड ऑटोमेटिकली उन्होंने नेटो को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। ईयर में नहीं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो अब जो ट्रूप्स है उसके लिए यहाँ पर नेटो, अगर नेटो को उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ट्रूप्स ऑब्वियसली यही चीज है ना कि वो करेंगे साथ में। तो नेटो का बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है,
1949 में इसको बनाया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, सोवियत यूनियन यूएसएसआर को टैकल करने के लिए। तो वेस्ट वर्सेस ईस्ट यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो ईस्ट में यूएसएसआर जो था वो तो टूट गया 1991 में, एंड फॉर्मली हमारे पास बहुत सारे नेशंस आए अलॉन्ग विद रशिया, ठीक है। सो अब रशिया के अगेंस्ट यहाँ पे वेस्ट जो है अभी अगेन नेटो के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो नेटो है वो रशिया के अगेंस्ट खड़ा है, बट इनिशियली जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब इसे स्टैब्लिश किया गया 1991 के बाद इसे डिमोलिश कर देना चाहिए था, बट नहीं हुआ, है ना, अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनली अब इसको स्वीडन ने भी ज्वाइन किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर स्वीडन के अंदर दो चीजें होंगी, ठीक है। अब एक तो लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर वहां पर होगा, ठीक है। दूसरी चीज लॉजिस्टिक्स जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे होंगे, एनकोपिंग, नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्टॉकहोम, ठीक है। तो ट्रूप मूवमेंट जो है नॉर्दर्न यूरोप के अंदर इजी हो जाएंगे। सो अब दो चीजें होंगी, अब हेडक्वार्टर्स होंगे वहां पर, ठीक है। एक तो ट्रूप के लिए हमारे पास है, दूसरी चीज है लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर्स है ना। ट्रूप मैनेजमेंट के लिए अब अगर हम देखें तो 70 लोग होंगे पीस टाइम के लिए, ठीक है। द बेस विल हैव अराउंड 70 पर्सनल्स ड्यूरिंग द पीस टाइम। हेडक्वार्टर्स के टाइम पे या फिर जब पीस टाइम के बाद वॉर टाइम वाली सिचुएशन आ जाती है तब वही 160 पर्सनल्स जो है वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे अलॉन्ग विद द मिलिट्री, ताकि इजी सप्लाई हो सके, ठीक है। अब आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, एवरीथिंग जो चीज हो सकती है, ठीक है। जो बेस जो है इट विल बी ऑपरेबल बाय 2027, उस पर भी काम शुरू हुआ है। तो एसबीटी दैट विल वर्क एट द सेंटर वुड इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सप्लाई जैसे कि फ्यूल, एम्यूनेशन, स्पेयर पार्ट्स। एम क्या है कि ट्रांसपोर्ट कर सके लार्ज अमाउंट्स ऑफ इक्विपमेंट एंड पर्सनल्स अक्रॉस स्वीडिश टेरिटरी। एंड नॉर्डिक कंट्री ने ड्रॉप किया था 2 centuries, नॉट ओनली 20 years मैं मान के चली थी, 2 centuries, 200 years ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट एंड अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन नेटो इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है। तो 200 years से ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लेकर चल रहे थे, बट अब ये नॉर्डिक कंट्री जो है इसने नेटो को ज्वाइन कर लिया है, ताकि जो अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है यही सेम सिचुएशन उनके साथ ना हो पाए। तो अब सवाल क्या है, स्वीडन ज्वाइन नेटो इन 2021। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर 32 कंट्रीज इन टोटल विच आर फुल मेंबर्स ऑफ नेटो। करंटली यहां पर बात की जा रही है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेटो को जब हम ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं स्वीडन के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे लेटेस्ट यानी कि 32nd कंट्री नेटो बनी है 2024 के अंदर, जिसको नेटो ने ज्वाइन किया है। तो स्वीडन ने 2024 के अंदर नेटो को ज्वाइन किया है, एंड टोटल हमारे पास 32 कंट्रीज हो गई हैं जिन्होंने नेटो को, जो कि फुल मेंबर्स की तरह ऑपरेट करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैप दे दिया गया है, ठीक है। तो वेस्ट वर्सेस ईस्ट ही आपको यहाँ पर नजर आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईरान लॉन्चेस फर्स्ट नेवी ड्रिल सिंस वॉर विद इजराइल, ठीक है। इजराइल के साथ वॉर चली थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ड्रिल जो है वो शुरू की है, जो कि अब 12 डे की आप कह सकते हो वॉर चली थी। फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज उन्होंने उसके बाद यहाँ पर अटेम्प्ट किया है करना। तो नेवी वेसल्स के साथ उन्होंने मिसाइल्स टारगेट्स पे, यानी कि जो एट सी उन्होंने टारगेट डिसाइड किए होंगे वो मिसाइल्स को उन्होंने लॉन्च किया विद प्रिसिशन, कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एंड द इंडियन ओशन ऑल टुगेदर। तो ये सच ड्रिल्स जो है रूटीन है इस्लामिक रिपब्लिक के लिए, बट सस्टेनेबली अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू द पावर कॉन्टेक्स्ट, एंड ईरान के अभी हम देख रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी को लेकर जितना हमारे पास न्यूज़ में इंफॉर्मेशन आती रही है ना, तो इन सब चीज़ों को लेकर अब्राहम अकॉर्ड की हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंगली इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर वो अपनी पावर को यहाँ पे पोर्ट्रे करता हुआ, एंड इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी, ठीक है। सो ईरान जो है ट्राई कर रहा है प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथ इन द वेक ऑफ अ वॉर जो कि उसने इसराइल के साथ देखी, जहाँ पे डिस्ट्रॉय किए गए एयर डिफेंस सिस्टम एंड बॉम्ब किए गए न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड अदर साइट्स इसराइल की तरफ से। तो जो स्टेट टीवी रिपोर्ट है उसने यही बोला कि आयरिस साबलान एंड स्मॉलर वेसल्स दैट इज आयरिस Gunaway launched Nasir and Qadir cruise missiles at targets at the sea, striking them. तो ईरान की जो नेवी है estimated to have 18,000 personnel apparently avoided any major attack during the June war. ठीक है, तो टोटली आपको यहाँ पर ये देखना है कि आयरिस साबालान है एंड स्मॉलर वेसल है हमारे पास आयरिस गनावे। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नेवी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो 18,000 यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट उन्होंने कोई ऐसा मेजर अटैक नहीं किया था, तो उन्होंने फर्स्ट मिलिट्री भी क्या, नेवी एक्सरसाइज को यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशन रीजन के अंदर किया पोर्ट्रे, ठीक है। सो न्यूज़ अब ये थी। सवाल क्या है, गल्फ ऑफ ओमान की बात करते हैं। डज नॉट बॉर्डर गल्फ ऑफ ओमान, कौन सी कंट्री है विच डज नॉट बॉर्डर गल्फ ऑफ ओमान? ईरान, यमन, पाकिस्तान एंड यूएई।
करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल है, टाइम एंड अगेन हम डिस्कस करते रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है कंटेंट, ठीक है, ये न्यूज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है इसका, यमन, क्योंकि यमन हम यहाँ देख रहे हैं कि अरेबियन सी, इंडियन ओशन रीजन के आसपास यहाँ पर अरेबियन सी को बॉर्डर करता है। गल्फ ऑफ ओमान हमारे पास यहाँ है, जहाँ पे ईरान, पाकिस्तान, यूएई एंड ओमान, ये 4 कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं ऑल टुगेदर। देन चाइना पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स एग्री टू लॉन्च न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। सो इसके लिए यहाँ पर ना हम सीपेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 2015 में यहाँ पे चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो सीपेक जो है अब BRI इनिशिएटिव, जो हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है उसको डेवलप करेगा चाइना, एंड डायरेक्ट यहाँ पर 3000 किलोमीटर्स की आप कह सकते हो कनेक्टिविटी मिलेगी, किसको, ग्वादर पोर्ट से, अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली एक्सपैंड करने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम सीपेक बोलते हैं, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड के जो इनिशिएटिव है, इसके अंडर पावर प्लांट्स बनाए गए, रोड्स बनाई गई, रेल रोड बनाई गई, पोर्ट्स बनाए गए अराउंड द वर्ल्ड। तो चाइना के रिलेशन जो अफ्रीकन नेशन है, एशियन नेशन, लैटिन अमेरिकन एंड वेस्ट एशियन नेशन है, उनके साथ बेटर भी हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ पोर्ट्रे की है। बीजिंग ने इन्वेस्ट किए हैं billions of dollars in Pakistan through CPEC to connect Western Xinjiang region with the Arabian Sea port of Gwadar, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट से अब शिंजियांग जो है चाइना के अंदर, उसको कनेक्टिविटी देने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब उसका रेलेवेंस क्या है, उससे जुड़ा सवाल हम देखेंगे कि चाइनीज जो हैं उनको अटैक भी किया गया है इस पोर्ट पे, दैट इज ग्वादर पोर्ट से, जब वो सामान भेज रहे थे, शिपमेंट्स भेज रहे थे, या जब डेवलपमेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बलोचिस्तान वाले रीजन में वो पड़ता है ना। तो वहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को फर्दर बढ़ा दिया है, ताकि ग्वादर पोर्ट है, क्योंकि वो अब हमारे लिए जियोपॉलिटिकली, हमारे लिए क्या, इवन कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए ऑल टुगेदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंक्रीज कर दी है सिक्योरिटी, चाइनीज वर्किंग ऑन सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लेकर, एंड चाइना जो है अलॉन्ग द वे पाकिस्तान का की एलाय रहा है, फाइनेंशियल बैकर रहा है, स्पेशली इस्लामाबाद स्ट्रगल जब चला विद अ प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, जब पाकिस्तान देख रहा था, ठीक है। सो अब इससे जुड़ा सवाल देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ 3000 किलोमीटर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क प्रोजेक्ट। बता चुकी हूं वैसे मैं आपको। सेकंड आपका स्टेटमेंट कह रही है कि इट एम्स टू रिड्यूस चाइनाज रिलायंस ऑन स्ट्रेट ऑफ मलक्का। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। कैसे? अब जो हमारे पास, हम मैप देख लेते हैं, डिटेल में आंसर तो आप खुद से पढ़ लेंगे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमारे पास यहाँ है, चाइना को कोई भी सामान भेजना होता है तो वो यहाँ से भेजेंगे, साउथ चाइना सी से होते होते ये गल्फ ऑफ मलक्का से होते जाता था एंड घूम के जाता था। ग्वादर पोर्ट समवॉट यहाँ पर है, ठीक है। अब चाइना जो है अगर 3000 किलोमीटर्स की यहाँ पर रोड भी बिल्ड कर रहा है थ्रू पाकिस्तान, शिंजियांग वाले रीजन में, सपोज कीजिए, है ना। सो अब क्या होगा, ये जितना भी एरिया है ये कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव कि ट्रेड के लिए उनके लिए इकोनॉमिक हो जाएगा, कि उनका जो ट्रेड का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज कि अब हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान वाले रीजन में चाइना की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है कि इंडिया को एक दूसरी तरफ से अगर अटैक करना चाहते हैं, इन केस कोई वॉर होती है, तो बॉर्डर एरिया के अलावा एक सेकेंड पोजिशन उनके पास यहाँ पर हो जाएगी। तीसरी चीज है कि अरेबियन सी रीजन के अंदर फिर चाइना जो है अपना नेवल बेस ग्वादर पोर्ट को यूज करते हुए दिखा सकता है, अपना पावर, अपना स्ट्रेंथ दिखा सकता है, ठीक है। एंड थ्रू दिस मल्टीपल तरीकों से, एक तो ट्रेड का तो फैक्टर है ही है। सो ऑल टुगेदर चाइना के लिए ये जो ऑपरेशन या काइंड ऑफ ऑपरेशन भी, क्या आप सीपेक की बात कर रहे हैं जब हम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कि इसको बनाया जा सके टू मेक इट वर्क, है ना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वहाँ से रिलायंस चाइना अपनी कम करना चाहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास जो लाइट रीडिंग वाले आपके न्यूज़पेपर है ना, अभी तो अब आप देखिए कि हमने चाइना को लेकर यहाँ पे बात की है ना, कि चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, अभी भी ये दिख रहा है। अब यूएसए वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यूएसए आस्क्ड इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया टू स्टेबलाइज एनर्जी मार्केट। जयशंकर जो इंडिया के हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली, ठीक है, कि चाइना कि हम रशिया से परचेज करें ऑयल, यूएसए की ही डायरेक्शन थी ये, ठीक है, कि आप जो है स्टेबलाइज कर सकते हो मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे, आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो आप इनिशियली बाय करना शुरू करो, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा लाइट रीडिंग दे देना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्टोरी जो आप बनाते हो कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। देन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विजिट करेंगे गया जी टुडे एंड अलवील करेंगे ब्रिज मोकामा में, ठीक है। एंड ये 6 लेन ब्रिज है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, अक्रॉस गंगा इन मोकामा। एंड अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे इलेक्शंस भी होने हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है बीजेपी वहां पर घोषित करेगी, आज ऐलान करेगी उसका। साइलेंस विल ओनली एम्बोल्डन द बुली। अब ये थोड़ा सा और चीज देखो, यहाँ पर जो चाइना है ना वो इंडिया को सपोर्ट दिखा रहा है,
चाइना पाकिस्तान को तो सपोर्ट दिखा ही रहा है, चाइना इंडिया को भी सपोर्ट दिखा रहा है, बट इसी न्यूज़ आर्टिकल के अंदर एक स्टेटमेंट और दी गई है कि जो चाइना है या जो पाकिस्तान है, वो इंडिया जो है, ये तीनों कंट्रीज आपस में अगर हम देखें तो लड़ जरूर रहे हैं, बट तीनों के तीनों टेररिज्म का यहाँ पर शिकार हुए हैं, जो कि एक वेस्ट की तरफ से आप लगा सकते हो कि हो सकता है इंटरफेरेंस की गई हो इंटेंशनली, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है एंड एंड में ये चीज़ बोली गई कि जॉइंट एफर्ट के साथ सब कुछ पॉसिबल है। देन हाउ वुमेन migrant electors are disenfranchised from the बिहार SIR प्रोसेस। ठीक है, इंटेंसिव रिविजन का ये प्रोसेस है, इसको एक बार आप लाइट रीडिंग ही दोगे, ज़्यादा इसमें नहीं घुसोगे आप। ठीक है, एक बार सिर्फ इसको लाइट रीडिंग दोगे, थोड़ा सा डेटा देख लेना बस, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। देन 42,000 म्यांमार नेशनल्स मैप्ड सिंस दिसंबर 2024 असम राइफल्स के। अब यहाँ पर ना हमारे पास जो प्रोविजंस हैं फ्री मूवमेंट के, फ्री मूवमेंट रेजीम पॉलिसी को लेकर ना 2 से 3 यहाँ पर हमारे पास प्रोविजंस हैं, उसको आप एक बार गो थ्रू करोगे खुद से। ठीक है, तो तभी आपका ये होमवर्क है। ठीक है, इन प्रोविजंस को गो थ्रू करोगे आप कि क्या क्या है, कि कौन से कितने किलोमीटर्स तक फ्री यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताओगे। देन शुड सुप्रीम कोर्ट सिट आइडली एज गवर्नर्स ब्लॉक बिल्स। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो थोड़ा सा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि वही जो कल मैंने आपसे बात की थी, इलेक्टेड वर्सेस नॉमिनेटेड स्लैश जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाले मेंबर जो है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका यहाँ पर ना उन्होंने मुद्दा सा बना दिया है कि जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल डायरेक्टली है, कि उनके जो बिल है, चलो समझ में भी आता है कि आप असेंट रोक सकते हो, आपके पास पावर है, बट तमिलनाडु के केस में 4 साल तक जो गवर्नर है वो क्या कर रहे थे, बिल रोक कर, है ना। तो इसी के ऊपर यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है। डिसीजन तो क्या, आपस में जो बहस है वो चल रही है, थोड़ा सा आप इसको अगेन पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, एक लाइट रीडिंग के साथ आपको चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक है, सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई कोर्स इंक्वायरी होती है तो टोल फ्री नंबर आपके पास है ही, एंड ईमेल आईडी तो ऑब्वियसली अवेलेबल है, सेम हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी करा दी गई है, लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।